हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने लर्निंग कर्व का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कवर किया था। हम लोगों ने उसके कितने फेजेस हैं वो देखा था। टोटल 3 फेजेस हैं और हम लोगों ने उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी देखा था। और आज की क्लास में भी हम लोग लर्निंग कर्व का जो कॉन्सेप्ट है उसी पर ही फोकस करेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं लर्निंग कर्व के एडवांटेजेस क्या हैं, उसके यूजेस क्या हैं, उसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं और एक्सपीरियंस कर्व क्या होता है। स्टार्टिंग विद द यूजेस ऑफ लर्निंग कर्व, पहला पॉइंट है कि इट प्रोवाइड्स यू विद ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर कॉस्ट रिडक्शन। हम लोग जानते हैं कि लर्निंग कर्व सीखने की वजह से हम लोग जो लेबर आवर्स है उसको अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं और लर्निंग कर्व की वजह से जो लेबर आवर है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होता जाता है और उस हिसाब से जो लेबर कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होता जाता है। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर कॉस्ट रिडक्शन। सेकेंड पॉइंट है, learning curve shows that the workforce need not be increased at the same rate as the expected output. So इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आज अगर हम लोग 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें 10 लेबर्स चाहिए 10 आवर्स के लिए, और कल को अगर हम लोग 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए भी 20 लेबर्स चाहिए 20 आवर्स के लिए। ऐसा नहीं है, डेफिनेटली जो नंबर ऑफ लेबर आवर्स है वो कम होगा। इट हेल्प्स इन प्रॉपर प्रोडक्शन प्लानिंग through proper scheduling of work and providing manpower at the right moment. ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर शेड्यूलिंग ऑफ वर्क मतलब कौन सा काम हमें कब करना है, जो जितने भी एक्टिविटीज हैं या जितने भी जॉब हैं उसको अच्छी तरह से शेड्यूल करना, प्रॉपरली शेड्यूल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकेंड है प्रोवाइडिंग मैन पावर एट द राइट मोमेंट। सही मोमेंट पे सही अमाउंट ऑफ मैन पावर को प्रोवाइड करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है इवैल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। लर्निंग कर्व की वजह से हम लोग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं उसके इफेक्टिवनेस को हम लोग इवैल्यूएट कर पाते हैं। और किन बेसिस पे हम लोग इवैल्यूएट करते हैं कि हम लोग जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं क्या उसकी वजह से हम लोगों का कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है, क्या हम लोगों को पहले जितना टाइम लगता था अब उससे कम टाइम लग रहा है, और क्या हम लोग अच्छी तरह से उनकी ग्रुपिंग कर पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज यूज्ड इन कंजक्शन विथ एस्टेब्लिशिंग बिड प्राइस फॉर कॉन्ट्रैक्ट। तो गाइज जनरली क्या होता है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट का बिड प्राइस होता है वो बेस्ड होता है किस पे, क्यूमुलेटिव एवरेज यूनिट कॉस्ट फॉर ऑल द यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आने वाले जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस होने वाले हैं उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उन सबके लिए क्यूमुलेटिव एवरेज यूनिट कॉस्ट कितना होगा, उसके बेसिस पे जो बिड प्राइस है वो हम लोग सेट करते हैं। तो अगर हम लर्निंग कर्व को यूज करेंगे तो ऑब्वियसली जो क्यूमुलेटिव एवरेज यूनिट कॉस्ट है वो घटता ही जाएगा और उस हिसाब से जो बिड प्राइस है उसको एस्टेब्लिश करने में भी आसानी रहती है। फिफ्थ है, इट इज यूजफुल इन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। हम लोग जो वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए होगा उसको कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करने में भी लर्निंग कर्व बहुत यूजफुल है। प्रोविजन शुड बी मेड टू कवर द डेफिसिट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। इनिशियली क्या होता है, हम लोग का लर्निंग कर्व अचीव नहीं हुआ रहता है, तो जो फर्स्ट फ्यू यूनिट्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसमें हम लोग एक्चुअल एक्सपेंडिचर को कवर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे लर्निंग कर्व अचीव होने लगता है तो हम लोगों का जो एक्चुअल में कितना हम लोग को वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा वो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। नेक्स्ट है, इट असिस्ट इन प्लानिंग द इन्वेंटरीज टू। इन्वेंटरी यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हम कैसे प्लान कर सकते हैं लर्निंग कर्व की वजह से। सी, एम्प्लॉयज हम लोगों के एफिशिएंट बन जाते हैं क्योंकि वो लोग ग्रेजुअली उस काम को करते रहते हैं और वो लोग एफिशिएंट बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होने लगता है। और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हमें रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए होगा, रॉ मटेरियल्स की नीड बढ़ेगी और जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री होता है वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लर्निंग कर्व सीखने की वजह से हम लोग
प्लान कर पाते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस पीरियड हम लोगों के पास कितना इन्वेंट्री या कितना क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। नेक्स्ट है, इट इज यूजफुल इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल। वेरिएबल नॉर्म्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड फॉर ईच सिचुएशन एंड कैन बी कंपेयर्ड ऑल्सो। हम लोग बहुत सारे नॉर्म्स को एस्टेब्लिश कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के लिए, और हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि हम लोगों ने जो नॉर्म्स एस्टेब्लिश किया है, जो स्टैंडर्डाइज किया है, और जो एक्चुअल में हो रहा है, उनके बीच में हम लोग कंपैरिजन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन बी यूज्ड फॉर मेक और बाय डिसीजंस, especially when the outside manufacturer has achieved learning curve. So guys, ये हम लोग समझ सकते हैं कि एक प्रोडक्ट का कुछ पार्ट्स जो कि इधर हम लोग बाहर से किसी आउटसाइड मैन्युफैक्चरर से एक्सपोर्ट कर सकते हैं या आउटसोर्स कर सकते हैं, या हम अपने कंपनी में खुद बना सकते हैं। इधर वी कैन मेक इट और वी कैन बाय इट फ्रॉम सम आउटसाइडर। तो अगर जो बाहर वाला मैन्युफैक्चरर है उसने लर्निंग कर्व अचीव कर लिया है, तो जाहिर सी बात है उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो हम लोगों से कम ही होगा। जो क्यूमुलेटिव एवरेज यूनिट कॉस्ट होगा वो हम लोगों से कम ही होगा। तो अगर हम उन लोगों से लाएंगे तो ऑब्वियसली कम सेलिंग प्राइस में लाएंगे। अगर हम लोग प्रोड्यूस करेंगे खुद तो हमें ज्यादा प्राइस लगेगा, ज्यादा कॉस्ट लगेगा। तो उस केस में भी लर्निंग कर्व हमें हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने में वेदर वी शुड मेक इट और बाय इट फ्रॉम आउटसाइड मैन्युफैक्चरर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लर्निंग कर्व के लिमिटेशंस क्या क्या हैं। फर्स्ट है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर न्यू ऑपरेशंस वेयर मशीन्स डू नॉट फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। सी, एक कंपनी जो पहले से ही एस्टेब्लिश्ड है, जो पहले से ही मार्केट में बहुत सालों से है, उसने तो ऑब्वियसली लर्निंग कर्व अचीव कर ही लिया है। तो लर्निंग कर्व अटेन करने के बाद लर्निंग कर्व का उनकी कंपनी में कोई काम नहीं है। तो जो न्यू ऑपरेशंस हैं, यानी कि एक फॉर एग्जाम्पल एक नई कंपनी ओपन हो रही है या फिर एक पुरानी कंपनी में उनके कुछ न्यू ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो उस केस में लर्निंग कर्व जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट है, उन कंपनीज में लर्निंग कर्व का कंसिडरेशन होता है जिन कंपनीज में मशीन्स डू नॉट फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर बहुत ज्यादा मशीन का वर्क है, बहुत ज्यादा ऑटोमेशन है उनके कंपनी में, फिर तो लर्निंग कर्व का कोई काम ही नहीं है। सेकेंड पॉइंट है, लर्निंग कर्व अज्यूम्स दैट द प्रोडक्शन विल कंटिन्यू विदाउट एनी मेजर इंटरप्शंस। ये तो हम सबको पता है कि अगर एक कंपनी में प्रोडक्शन चल रहा है तो कुछ ना कुछ वे में इंटरप्शंस तो होंगे ही। तो अगर किसी भी रीजन से जो वर्क है वो इंटरप्ट हो जाता है, देन देर इज अ चांस कि जो कर्व है हम लोग का दैट मे बी डिफ्लेक्टेड और दैट मे अज्यूम अ न्यू स्लोप, दैट मे फॉर्म अ न्यू स्लोप। तो उस केस में लर्निंग कर्व जो है वो सही यानी कि जो एक्यूरेट रिजल्ट है वो नहीं देता है। थर्ड है, चेंजेस अदर देन लर्निंग मे अफेक्ट द लर्निंग कर्व। मतलब लर्निंग के अलावा अगर बाकी कुछ चेंज आ जाता है तो उस केस में जो लर्निंग कर्व है वो हम लोग का अफेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इम्प्रूवमेंट इन फैसिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, एक काम को लेबर्स ही कर रहे थे पहले उस कंपनी में, लेकिन अभी उन लोगों ने नई मशीन खरीद ली है जिससे वो काम ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। तो उसकी वजह से जो लर्निंग कर्व है ये एक चेंज है विच इज अदर देन लर्निंग। तो इसकी वजह से जो लर्निंग कर्व है उसमें चेंजेस आने के चांसेस होते हैं। सो गाइज, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है लर्निंग कर्व का, कि जब फर्स्ट टाइम लर्निंग कर्व को डिस्कवर किया गया था तो वो एक एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में ही डिस्कवर किया गया था। तो उन लोगों का जो लर्निंग कर्व परसेंटेज था वो था 80%। लेकिन ये तो नेसेसरी नहीं है कि हर इंडस्ट्री में लर्निंग कर्व 80% ही होगा। तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड परसेंटेज नहीं है। सो गाइज, जो लर्निंग कर्व है उसका कुछ एज सच फिक्स्ड परसेंटेज नहीं है। वो करते करते ही पता चलता है कि कौन से पॉइंट पे लर्निंग कर्व अचीव हुआ। अब हम लोग लिमिटेशंस हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग कर्व। यहाँ पे टोटल 5 पॉइंट्स हैं जिसका मैंने एक छोटा सा एक्रोनिम बना लिया है जिससे आपको इसको याद करने में इजी रहेगा।
सो गाइज जो फर्स्ट फैक्टर है वो है हाई इनिशियल लेबर कॉस्ट। मतलब जब बिड के लिए प्राइसिंग होता है तो उस टाइम जो जनरल टेंडेंसी रहता है वो ये रहता है कि इनिशियली हम लोग एक बहुत ज्यादा हाई लेबर कॉस्ट सेटअप कर देते हैं, सो दैट जो हम लोगों का लर्निंग कर्व होगा वो ये शो करेगा कि बहुत ज्यादा हाई लर्निंग कर्व है ये। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, जो लर्निंग कर्व है वो बहुत ही ज्यादा मिसलीडिंग हो जाता है। सेकेंड है द मेथड ऑफ प्रोडक्शन। जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है वो अगर चेंज होता रहता है तो वो क्या करता है, वो लर्निंग कर्व के स्लोप को बहुत बार इन्फ्लुएंस कर देता है। गाइस जो नंबर 3 है वो ये है कि जो कंपनीज होता है जिसमें लेबर टर्नओवर रेट बहुत ज्यादा होता है तो उनको जो न्यू वर्कर्स हैं उन लोगों को फ्रीक्वेंटली या कंटिन्यूअसली ट्रेन करना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है कि जो लर्निंग कर्व है वो अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी पोटेंशियल को कभी पहुंच ही नहीं पाती है। सो गाइज हम लोगों ने लिमिटेशन में ये भी पढ़ा था कि लर्निंग कर्व ये अज्यूम करता है कि देयर इज अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ वर्क, जो कि पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। तो ये एक फैक्टर है जो कि लर्निंग कर्व को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। जो फोर्थ फैक्टर है वो है चेंजेस इन वेरियस एस्पेक्ट्स, जैसे कि मेथड ऑफ प्रोडक्शन हो गया या फिर डिजाइन हो गया, मशीनरी हो गया, जो टूल्स वो लोग यूज करते हैं वो हो गया। तो वो जो लर्निंग कर्व का स्लोप है उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो वो भी लर्निंग कर्व को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो अगर ये जो सारे चेंजेस है ये बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगे तो उस केस में जो लर्निंग है वो लर्निंग होती ही नहीं है, देयर मे बी नो लर्निंग एट ऑल। लास्ट जो फैक्टर है वो है अगर कभी स्ट्राइक्स हो गए या लॉकआउट्स हो गए या फिर शटडाउन्स हो गया प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उस केसेस में क्या हो जाता है कि इंटरप्शन हो जाता है इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो गाइज जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा कि अगर फ्लो ऑफ वर्क में इंटरप्शन आ जाता है तो लर्निंग कर्व को वो बहुत ज्यादा अफेक्ट कर लेता है। तो इसीलिए जब हम लोग लर्निंग कर्व बनाते हैं तो उस डेटा से हमें ये सारे फैक्टर्स को बहुत केयरफुली सेपरेट कर लेना चाहिए, सो दैट हम लोग एक यूजफुल लर्निंग कर्व को अचीव कर पाए। सो हम लोग का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है एक्सपीरियंस कर्व। लर्निंग कर्व को हम लोग एक्सपीरियंस कर्व भी बोलते हैं और बहुत सारे केसेस में इसको इम्प्रूवमेंट कर्व और प्रोग्रेस कर्व भी कहा जाता है। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक्सपीरियंस कर्व क्या है और इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। एक्सपीरियंस कर्व बोलता है द मोर एक्सपीरियंस अ फर्म हैज इन प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट द लोअर इट्स कॉस्ट विल बी। तो एक प्रोडक्ट को एक कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है और बहुत सालों से प्रोड्यूस कर रही है, उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, तो ऑब्वियसली उनका जो कॉस्ट है वो लोअर ही होगा, क्योंकि फर्स्ट तो उनके लेबर लोग जो हैं वो लोगों ने लर्निंग कर्व को अचीव कर लिया होगा, तो वो लोग ऑब्वियसली अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम कर रहे होंगे, प्लस उन्हें जो इतना रॉ मटेरियल चाहिए वो उसमें वेस्टेज भी उनका कम ही होता होगा कंपैरेटिवली। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सपीरियंस कर्व का जो आइडिया है वो कहाँ से आया। It was initially developed by the Boston Consulting Group (BCG) in the mid 1960s। और उन लोगों ने जब एक सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरर के साथ काम करना स्टार्ट किया तो जो यहाँ के कंसल्टेंट्स हैं उन लोगों ने ये नोटिस किया द कंपनीज यूनिट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग fell by about 25% for each doubling of volume that it produced। जो कि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि अगर जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो डबल हो जाता है तो उनका जो यूनिट कॉस्ट है एक प्रोडक्ट का क्यूमुलेटिव एवरेज यूनिट कॉस्ट वो सर्टेन परसेंटेज से फॉल हो रहा है। तो उन लोगों ने भी यही चीज देखा था। दिस रिलेशनशिप दे कॉल्ड द एक्सपीरियंस कर्व। द मोर एक्सपीरियंस अ फर्म हैज इन प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट द लोअर आर इट्स कॉस्ट। तो उन लोगों ने ये बताया कि कॉस्ट characteristically decline by 20 to 30% in real terms each time accumulated experience doubles। तो उन लोगों ने देखा कि सेमीकंडक्टर वाले केस में कि उनका जब एक्सपीरियंस डबल हो रहा है यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो डबल हो जा रहा है तो कॉस्ट जो है वो 20 से 30% प्रैक्टिकली डिक्लाइन हो रहा है, घट रहा है। दिस मीन्स When inflation is factored out, मतलब जब हम लोगों ने इन्फ्लेशन वाले फैक्टर को एक्सक्लूड कर दिया
तो कॉस्ट जो है वो हमेशा डिक्लाइन ही कर रहा है। और अगर उनका ग्रोथ फास्ट हो रहा है तो जो डिक्लाइन है वो भी फास्ट ही हो रहा है, और अगर ग्रोथ स्लो है तो जो कॉस्ट में रिडक्शन है वो भी स्लो ही हो रहा है। फिर उन लोगों ने ये भी बोला कि देयर इज नो फंडामेंटल इकोनॉमिक लॉ जो कि ये प्रेडिक्ट कर सके या ये एस्टेब्लिश कर सके कि सच में एक्सपीरियंस कर्व एग्जिस्ट करता है। और बहुत सारे सर्विस इंडस्ट्रीज में, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर हो गया या लीगल एडवाइस सेक्टर हो गया, इन सारे केसेस में जो लोअर कॉस्ट है वो कभी कस्टमर तक पास ऑन ही नहीं हो पाता है। इवन व्हेन बीसीजी फर्स्ट एक्सपाउंडेड द रिलेशनशिप, उन लोगों को ये पता चला कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही ये जो एक्सपीरियंस कर्व वाला कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे अप्लाई हो रहा था। इन एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन, labor input decreased by some 10 to 15% for every doubling of that labor's experience। ये एग्जाम्पल है कि एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन के केस में क्या हो रहा था कि जो लेबर इनपुट है वो डिक्रीज हो रहा था, जितनी बार वो लेबर का एक्सपीरियंस डबल हो रहा था उतनी ही बार जो लेबर इनपुट है वो 10 से 15% डिक्रीज हो रहा था। इसीलिए उन लोगों ने यहाँ पे लर्निंग कर्व को 80% रखा एयरक्राफ्ट एयरफोर्स इंडस्ट्री में। सो गाइज अब देख लेते हैं कि जो एक्सपीरियंस कर्व है उसके स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं। पहले वो ये बोल रहा है, इफ कॉस्ट फेल विथ एक्सपीरियंस एंड इफ एक्सपीरियंस वाज क्लोजली रिलेटेड टू मार्केट शेयर, देन द कंपीटिटर विद द बिगेस्ट मार्केट शेयर वाज गोइंग टू हैव अ बिग कॉस्ट एडवांटेज। मतलब उन लोगों ने ये कहा कि अगर जो कॉस्ट है वो एक्सपीरियंस के साथ कम हो रहा है, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा कि जिस लेबर का एक्सपीरियंस ज्यादा है वो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कम कॉस्ट लगा रहा है, तो अगर ऐसा है फिर तो ये फॉर श्योर है कि मार्केट में जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें से जिनका मार्केट शेयर ज्यादा है, यानी कि जिन लोगों को उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो लोग बहुत पहले से प्रोड्यूस करते आ रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ा कॉस्ट एडवांटेज है। दिस सिंपली जस्टिफाइज allocating financial resources to those businesses that were the market leaders in their particular sectors। एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में, अभी तो फिलहाल जियो ही है, रिलायंस जियो, जो कि सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, यानी कि जो मार्केट लीडर है। तो ऑब्वियसली उन लोगों का लर्निंग कर्व ज्यादा है बाकी सबसे, तो उन लोगों ने तो एक्सपीरियंस कर्व अचीव कर ही लिया है। This means implied starvation for those businesses that were not and never would be market leaders। मतलब वो कंपनी जो पहले से ही बहुत ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है या बहुत ज्यादा सर्विस रेंडर कर रही है और उनका जो मार्केट में बिगेस्ट शेयर है, तो ये तो इम्प्लाइड है कि वो बिजनेसेस जो कि अभी न्यू मार्केट में आए हैं उन लोगों के लिए दिस इज अ इम्प्लाइड स्टार्वेशन, मतलब उन लोगों का इसमें लॉस ही होने वाला है। तो फिर बाद में जो मैनेजर्स हैं उन लोगों ने ये फाइंड आउट किया कि जो लर्निंग कर्व है दैट कैन नॉट बी यूजफुल इन केस ऑफ स्पेसिफिक बिजनेसेस। मतलब इट्स नॉट वन साइज फिट्स ऑल, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स विल हैव डिफरेंट कर्व्स एंड डिफरेंट स्लोप्स एंड डिफरेंट सोर्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं जो कि अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो लर्निंग कर्व हम लोग एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में ले रहे हैं वो लर्निंग कर्व को हम लोग टेलीकॉम इंडस्ट्री में नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग कर्व होता है, सबका अलग अलग स्लोप होता है और सबका जो कॉस्ट रिडक्शन करने का फैक्टर्स हैं वो भी अलग अलग ही हैं। सो इसके बाद जो रैंड कॉरपोरेशन है उन लोगों ने ये फाइंड आउट किया अ डबलिंग इन द नंबर ऑफ रिएक्टर्स। ये लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में। अ डबलिंग इन द नंबर ऑफ रिएक्टर्स रिजल्ट्स इन अ 5% रिडक्शन इन बोथ टाइम एंड कॉस्ट। तो उन लोगों ने ये देखा कि वो लोग अगर उनके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स का प्रोडक्शन है उनका नंबर अगर वो लोग डबल कर रहे हैं तो देयर इज अ 5% रिडक्शन इज सीन इन बोथ कंस्ट्रक्शन टाइम और कैपिटल कॉस्ट। इन दोनों में उन लोगों को 5% का रिडक्शन दिखा।
और ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं ये कौन बनाता है? ये सब आर्किटेक्ट या इंजीनियर लोग बनाते हैं। तो उन लोगों ने लर्निंग कर्व धीरे धीरे अचीव किया और उन लोगों ने देखा कि 5% रिडक्शन है। तो हम लोगों ने पहले देखा था कि जब बीसीजी ने फाइंड आउट किया था लर्निंग कर्व को, तो उन लोगों ने देखा था कि उनका जो कॉस्ट है वो 25% घट रहा है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के केस में हम लोगों ने देखा कि 5% कम हो रहा है। तो यहाँ से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर एक बड़ा चीज है जिसका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता है। उनको एक एक रिएक्टर बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो लेकिन जो बीसीजी ने देखा था वो एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। तो उन लोगों को कम अमाउंट प्रोड्यूस करना था, कम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन था उन लोगों का, जिसकी वजह से उन लोगों के वर्कर्स जो थे वो लोग हैबिचुएटेड जल्दी हो गए और उन लोगों का धीरे धीरे जो लर्निंग कर्व का परसेंटेज है वो भी बढ़ता गया। सो इसका हम लोग एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइडेड डिफरेंट चांसेस और अपॉर्चुनिटीज टू गेन एक्सपीरियंस। डिफरेंट प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिल रहा था एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। लार्ज प्रोडक्ट्स लाइक न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर इनहेरेंटली बाउंड टू बी प्रोड्यूस्ड इन स्मॉलर वॉल्यूम्स। न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने में तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो लोग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ही कर सकते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर जैसे स्मॉल प्रोडक्ट्स हैं वो लोग बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो थियोरेटिकली द एक्सपीरियंस कर्व मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर न्यू एंट्रेंट्स टू चैलेंज फर्म्स विद अ सब्सटैंशियल मार्केट शेयर। तो अगर हम लोग एक्सपीरियंस कर्व को थियोरेटिकली देखें तो वो तो यही बोल रहा है कि मार्केट में जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, जो न्यू फर्म्स हैं या न्यू कंपनीज हैं, वो लोग उन कंपनीज को चैलेंज कर ही नहीं सकते जो लोग बहुत टाइम से मार्केट में हैं और जिन लोगों का मार्केट में बहुत ज्यादा शेयर है। बट प्रैक्टिकली न्यू फर्म्स एंटर ओल्ड इंडस्ट्रीज ऑल द टाइम। ये हम सब जानते हैं कि जो न्यू फर्म्स हैं ओल्ड पुराने इंडस्ट्रीज में, पुराने सेक्टर्स में हमेशा ही नए नए फर्म्स की एंट्री होती ही रहती है। बिफोर लॉन्ग मेनी ऑफ देम बिकम मेजर प्लेयर्स इन देयर मार्केट्स। जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल टेलीकॉम इंडस्ट्री का। जियो, रिलायंस जियो के आने से पहले बहुत सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स थे, जैसे कि एयरटेल हो गया या फिर वोडाफोन हो गया। लेकिन जियो के आते ही ये सारे वाइप आउट हो गए और आज के डेट में रिलायंस जियो एक मेजर प्लेयर बन गया है टेलीकॉम इंडस्ट्री में। सो वी कैन से दैट द एक्सपीरियंस कैन नॉट ओनली बी गेन्ड फर्स्ट हैंड बाय एक्चुअली प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स। मतलब ये बोल रहा है कि एक्सपीरियंस सिर्फ इस चीज से नहीं आती है कि हम लोग अगर प्रोडक्ट्स खुद प्रोड्यूस करेंगे तो ही हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी एक्सपीरियंस इज सेकेंड हैंड। मतलब अगर हम लोग किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं या फिर हमारे वर्कर्स को अच्छी तरह से ट्रेन करते हैं उन लोगों के द्वारा जिन लोगों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, तो उस केस में भी हम लोग एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। सो हम लोगों ने ये देखा कि एक्सपीरियंस कैन बी सरपास्ड बाय इनोवेटिंग एंड इन्वेंटिंग। ये तो रिलायंस जियो का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है किसी इंडस्ट्री में आने के लिए। तो जो 90% पे है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उसका जो क्यूमुलेटिव यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके साथ उसका कॉस्ट कम हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग जो एक्सपीरियंस कर्व है ये भी देख लेते हैं। ये है डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट और ये है क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन या यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे हमें 3 कर्व्स दिया गया है। जो फर्स्ट है वो 90% एफिशिएंसी पे है, जो सेकेंड है वो 80% और जो थर्ड है वो 70% लर्निंग कर्व पे है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सबका जो डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट है वो इनिशियली लगभग सेम ही है, लेकिन ये उन लोगों के लर्निंग कर्व के स्लोप पे डिपेंड करता है कि वो लोग ग्रेजुअली एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना कॉस्ट लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सबका जो डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट है वो इनिशियली लगभग सेम ही है, लेकिन ये उन लोगों के लर्निंग कर्व के स्लोप पे डिपेंड करता है कि वो लोग ग्रेजुअली एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना कॉस्ट
लगा रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि 90% पे जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो कम तो हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग उसको 80% और 70% के साथ कंपेयर करें तो उनका जो कॉस्ट है वो उतना कम नहीं हुआ। लेकिन अगर हम 70% का देखें, 70% ये थर्ड वाला लाइन है, 70% पे देखें तो उनका जो क्यूमुलेटिव यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है और उनका जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो काफी हद तक घट गया और उनका जो स्टेबलाइजेशन फेज है एक्सपीरियंस कर्व का वो जल्दी अचीव हो गया। अब देख लेते हैं व्हाट आर द रीजंस फॉर यूजिंग लर्निंग कर्व। पहला जो है वो ये है कि लेबर एफिशिएंसी। जब वर्कर्स बहुत ज्यादा एक काम को बार बार दोहराते हैं तो वो लोग मेंटली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वो लोग ज्यादा हेजिटेट नहीं करते हैं, या फिर वो लोग ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं हेजिटेट करने में या उस काम को सीखने में या एक्सपेरिमेंट करने में या फिर कुछ गलतियां करने में। तो उस काम को करने के लिए उनका जो टाइम कंजम्पशन है वो कम हो जाता है। एंड ओवर टाइम दे लर्न शॉर्टकट्स एंड इम्प्रूवमेंट्स। उस काम को बार बार करते करते वो लोग ये सीख जाते हैं कि उस काम को वो लोग कैसे शॉर्टकट में करेंगे और इम्प्रूव कैसे कर पाएंगे। और ये जो लेबर एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट है ये हम लोग एम्प्लॉयज और मैनेजर्स उन सब पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जो सेकेंड रीजन है वो है स्टैंडर्डाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड मेथड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। तो ये बोल रहा है कि जैसे धीरे धीरे एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का प्रोसेस, उसके वेरियस पार्ट्स ये सब स्टैंडर्डाइज्ड हो जाते हैं तो जो वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ने लग जाती है और जो एम्प्लॉयज हैं वो लोग एक लिमिटेड सेट ऑफ टास्क में जब स्पेशलाइज हो जाते हैं तो उनको एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है और वो लोग ज्यादा जल्दी उस काम को करते हैं। दे स्टार्ट ऑपरेटिंग एट अ फास्टर रेट। थर्ड है टेक्नोलॉजी ड्रिवन लर्निंग। जब हम लोग ऑटोमेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर किसी नए टेक्नोलॉजी को अपने कंपनी में, अपने प्लांट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे जो एम्प्लॉयज हैं वो लोग जल्दी सीखते हैं कि उन सारे टेक्नोलॉजी को वो लोग कैसे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज कर पाएं। जो नेक्स्ट है वो है बेटर यूज ऑफ इक्विपमेंट्स। मतलब जब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है तो जिन इक्विपमेंट से हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं वो लोगों को हम लोग फुल्ली एक्सप्लॉइट करते हैं। मतलब उन लोगों को हम लोग 100% कैपेसिटी तक यूटिलाइज करते हैं और जो हम लोगों का उसकी वजह से जो यूनिट कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है। तो इससे एक और फायदा ये होता है कि अगर हम नया प्रोडक्टिव इक्विपमेंट खरीदेंगे तो वो हमें ज्यादा जस्टिफाइबल या ज्यादा रीजनेबल लगता है। नेक्स्ट है चेंजेस इन द रिसोर्स मिक्स। एज अ कंपनी acquires experience, it can alter its mix of inputs and thereby become more efficient। जब एक कंपनी को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है तो उनके इनपुट का जो मिक्स होता है उसको वो लोग थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं जिसकी वजह से वो लोग ज्यादा एफिशिएंट बनते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट रीडिजाइन। ये बोल रहा है कि जैसे मैन्युफैक्चरर्स और कंज्यूमर सबको ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है प्रोडक्ट के साथ डील करते हुए तो वो लोग जल्दी ही उसमें अगर कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं तो उसको वो लोग इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट जो है उसका रीडिजाइनिंग हो जाता है। नेक्स्ट है वैल्यू चेन इफेक्ट्स। जब एक्सपीरियंस कर्व आता है तो वो सिर्फ कंपनी को ही इफेक्ट नहीं करता है, वो उसके साथ जो सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी लर्निंग कर्व अफेक्ट करता है और जो कंप्लीट यानी कि जो टोटल वैल्यू चेन सिस्टम होता है वो भी बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है नेटवर्क बिल्डिंग एंड यूज कॉस्ट रिडक्शंस। जब एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है या बहुत वाइडली यूज होने लगता है कंज्यूमर्स में तो कंज्यूमर्स उसको बहुत ज्यादा यूज करने लगते हैं और वो लोग एफिशिएंटली यूज करते करते उसके साथ फेमिलियर हो जाते हैं। तो वो क्या करता है नेटवर्क बिल्ड करने में और नेटवर्क की वजह से जो कॉस्ट है वो उसको रिड्यूस करने में हेल्पफुल रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पूरी दुनिया में एक फैक्स मशीन होता तो वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता, लेकिन अगर हर इंसान के पास एक एक फैक्स मशीन हो जाए तो वो लोग एक एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे पुराने जमाने में STD या PCO बूथ्स होते थे जिसमें से जाके लोग
फ़ोन कॉल्स करते थे, लेकिन आज सबके पास एक एक मोबाइल फ़ोन है, एक एक स्मार्टफ़ोन है, जिसकी वजह से जो नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बन चुका है। और जो लास्ट रीज़न है वो है शेयर्ड एक्सपीरियंस इफ़ेक्ट्स, यानी कि एक्सपीरियंस कर्व ज़्यादा अफेक्ट करता है उन केसेस में जब एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक कॉमन एक्टिविटी और रिसोर्स को शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पाउडर डिटर्जेंट बना रहे हैं और लिक्विड डिटर्जेंट बना रहे हैं, तो उनका फॉर एग्जाम्पल एक कोई एक्टिविटी है या दो तीन एक्टिविटीज़ हैं जो कि कॉमन है। अगर ऐसा होता है तो उस केस में एक्सपीरियंस कर्व का बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि उन 3 या 4 एक्टिविटीज को करने में उन्हें कम टाइम लगता है और ग्रेजुअली उन लोगों का कॉस्ट भी कम होता है। एनी एफिशिएंसी लर्न फ्रॉम वन प्रोडक्ट कैन बी अप्लाइड टू अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो। अगर एक प्रोडक्ट को बनाते टाइम हम लोगों ने कुछ नया चीज सीखा तो उसको हम लोग दूसरे प्रोडक्ट्स में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है हम लोगों का एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग कर्व। Learning curve may be applied to direct labor, direct materials and spoilage and defective work. Direct labor पे पहले आते हैं। Direct labor is the general application area of the learning curve. ये क्या है कि जैसे लेबर लोग होते हैं, इंसान ही हैं जो कि कुछ चीज को सीखने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो जो लर्निंग कर्व है वो डायरेक्टली अप्लाई किस पे होता है? डायरेक्ट लेबर पे होता है। लर्निंग प्रीसपोजेस अ सर्टेन डिग्री ऑफ इनएक्सपीरियंस, मतलब लर्निंग ये एज्यूम कर लेता है कि जो काम हम सीख रहे हैं वो उसके बारे में हमें पहले से कुछ नहीं पता है। सो लर्निंग कर्व इज मेनली एप्लीकेबल टू न्यू एक्टिविटीज एंड न्यू लेबर फोर्स वेदर एम्प्लॉयड ऑन न्यू और ओल्ड एक्टिविटीज। तो लर्निंग जो है वो ये अज्यूम कर लेता है कि हम लोग को इस काम के बारे में पहले से कुछ नहीं पता है, इसीलिए जो लर्निंग कर्व है वो बेसिकली किन चीज़ों पर अप्लाई होता है? जो न्यू एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो न्यू वर्कर्स आ रहे हैं उन पे। नेक्स्ट आता है मटीरियल्स। मटीरियल्स रिस्पॉन्ड टू लर्निंग ओनली इन एन इनडायरेक्ट वे अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। जैसे डायरेक्ट लेबर पे जो लर्निंग कर्व है वो डायरेक्टली एप्लीकेबल होता था, मटीरियल्स के केस में वैसा नहीं है। Learning curve is applicable mainly to subcontract or fabrication order placed outside or component purchased from suppliers. तो materials के केस में जो learning curve है वो किन किन चीज़ों पर applicable होता है? सब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या फिर फैब्रिकेशन ऑर्डर प्लेस्ड आउटसाइड मैन्युफैक्चरर को, या फिर कंपोनेंट परचेज्ड फ्रॉम सप्लायर्स को। तो इन सब केसेस में जो परचेजर है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि लर्निंग कर्व का जो बेनिफिट है वो थोड़ा बहुत उसको भी पास ऑन हो जाए, मे बी इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस्ड प्राइस फॉर द रिपीटेड ऑर्डर्स और थ्रू एनी अदर सब कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पोनेंट्स। नेक्स्ट है हम लोग का स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव वर्क। दिस इज ऑल्सो एन एरिया फॉर लर्निंग बिकॉज with the acquirement of more skill and efficiency, losses on account of spoilage and defective production would decline. जैसे कि हम लोग ज़्यादा हैबिचुएटेड हो जाते हैं किसी चीज़ के साथ, तो हम लोगों के हाथों से जो स्पॉइलेज होता है या फिर डिफेक्टिव प्रोडक्शन होता है उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं। हम लोग वो एर्गोनॉमिक्स के साथ ढल जाते हैं जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा हैबिचुएटेड हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग कर्व मे नॉट बी गेनफुली एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। तो ये केसेस क्या हैं? ये हैं कि इन केसेस में हम लोग लर्निंग कर्व को ज़्यादातर एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं, ज़्यादातर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वेयर मशीन वर्क प्रिडोमिनेट्स एंड द ऑपरेशन टाइम इज लिमिटेड बाय द स्पीड एंड फीड ऑफ द मशीन। ये हम लोगों ने लिमिटेशंस में भी देखा था कि ये सिर्फ उन सेक्टर्स पे एप्लीकेबल है जहाँ पे जो कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जहाँ पे मशीन डोमिनेट करता है, वहां पे हम लोग इस लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट को एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं। इन ओल्ड एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज वेयर नो सब्सटैंशियल चेंज टेक्स प्लेस, ये भी हम लोगों ने पहले देखा कि ये सिर्फ न्यू एक्टिविटीज और न्यू लेबर फोर्स पे ही एप्लीकेबल है। जो पुराने इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे ज्यादातर कुछ चेंज नहीं हो रहा है, जैसे पहले हो रहा था प्रोडक्शन वैसे ही हो रहा है, तो उनके केस में लर्निंग कर्व का कोई काम नहीं है। थर्ड है इन इंडस्ट्रीज विच डू नॉट
which do not receive repeat orders. वो इंडस्ट्रीज जिनके पास लगातार ऑर्डर्स नहीं आते हैं, उनके केस में भी लर्निंग कर्व को हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जहाँ पे रिपीटेड ऑर्डर्स नहीं है वहाँ पे एफिशिएंसी भी ज़्यादा नहीं होगा. फोर्थ है, इन स्मॉल यूनिट्स वेयर द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी स्मॉल एंड द कॉस्ट आर लो. जहाँ पे क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है तो ऑब्वियसली उन लोगों को एफिशिएंसी अचीव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जल्दी नहीं होगा. और जिनका कॉस्ट ऑलरेडी लो है उनको उनका कॉस्ट पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का थियोरिटिकल टॉपिक जो है वो है डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ लर्निंग कर्व थ्योरी. लर्निंग कर्व इज नॉट अ कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक, इट इज अ नेचुरली ऑकरिंग ह्यूमन फिनोमेना. ये तो पता ही है हम लोगों को कि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि एक काम को करते करते हम लोग उसके साथ हैबिचुएटेड हो जाते हैं. इट इज अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दैट अ पर्सन एंगेज्ड इन रिपीटेटिव टास्क विल इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस ओवर टाइम. ये भी पता है. इन द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन जनरली द वर्कर्स डू नॉट हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ कंप्लीटिंग द जॉब सक्सेसफुली. इनिशियली जब प्रोडक्शन का स्टेज होता है तो जो वर्कर्स है वो लोग नया नया काम सीखते हैं और नया नया काम करने लगते हैं, तो उस केस में उन लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा नहीं होता है कि वो लोग इस जॉब को सक्सेसफुली फिनिश कर पाएंगे. लेकिन जब वो थोड़ा बहुत यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेते हैं तो वो लोग कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं. When the workers produce more and more units, they come to know the problems and their reasons. And now they are able to avoid the problems. तो जैसे ही वर्कर्स ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर लेते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम्स कहाँ पर है ये भी पता चल जाता है और ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है ये भी पता चल जाता है. तो वो लोग जल्दी से उस प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड कर सकते हैं इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं. द वर्कर्स आर एबल टू फाइंड द न्यू मेथड्स ऑफ डूइंग द जॉब. दे आर एबल टू कंप्लीट टास्क इन लेस टाइम. जो वर्कर्स हैं वो लोग नया नया मेथड्स, नया नया तरीका ढूंढ लेते हैं कि उस काम को वो लोग कैसे आसानी से कर पाए और वो लोग जल्दी ही कम टाइम में वो टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं. बेटर इक्विपमेंट्स एंड टूल्स आर डेवलप्ड. जैसे ही वर्कर काम को करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, इसको कैसे अवॉइड करें, तो वो लोग अपने हिसाब से बेटर इक्विपमेंट्स और बेटर टूल्स एंड टेक्निक्स भी डेवलप कर लेते हैं. बेटर प्रोडक्ट डिजाइन्स लीड टू इंक्रीज्ड एफिशिएंसी. वो लोग खुद से रीडिजाइन करते हैं प्रोडक्ट्स को, जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है. तो यहाँ पे हम लोगों का जो लर्निंग कर्व चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो कंप्लीट होता है. आई होप और 2 क्लासेस में ही हम लोग इसके सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लेंगे. और जो न्यूमेरिकल्स है इसमें हमें लॉगरिदम की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी और मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि हम लोगों का जो नॉर्मल कैलकुलेटर होता है, बिजनेस कैलकुलेटर, ऐसा वाला कैलकुलेटर, इसमें हम लोग लॉग का वैल्यू कैसे निकालेंगे. सो आई होप आप लोगों को आज का ये क्लास समझ में आया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरी चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें.